अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बारे में। तो देखते हैं कि क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब हम जानते हैं कि एक रिजिड बॉडी जब रोटेट करता है, जिसका कुछ मास भी होगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मास भी है, वेलोसिटी भी है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, हम चाहते हैं इसको एंगुलर स्पीड से रिप्रेजेंट किया जाए। यानी हमारे ज़हन में तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वही है कि 1/2 mv²। ये फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? तो ये आज आप देखेंगे। तो इसमें एक नई क्वांटिटी भी आएगी जिसका नाम हम देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मास पे डिपेंड करेगी और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पे डिपेंड करेगा वो मास। देखते हैं कैसे आपके पास ये क्वांटिटी देखी जाएगी। लेट्स से हम कहेंगे रिजिड बॉडी है जिसमें ढेर सारे पार्टिकल हैं। काइनेटिक एनर्जी जो रिजिड बॉडी की है वो हम कहेंगे हर पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लो, सबको जमा कर दो। यानी जितने मैसेज हैं m1 m2 m3 उन सब की जो वेलोसिटियां हैं उसके साथ काइनेटिक एनर्जी का टूल बनाते हैं। यानी पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे की, तीसरे की, n पार्टिकल आपके पास है, n के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जमा करो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का टूल 1/2 m1v1 स्क्वायर, 1/2 m2v2 स्क्वायर, इसी तरीके से 1/2 mn_vn स्क्वायर। इसे समेशन के पैटर्न पे लिखा जा सकता है 1/2 mi_vi स्क्वायर, और आई की वैल्यू 1 से n तक हमने कंसीडर की है। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब रिजिड बॉडी मूव करती है तो उसके तमाम पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन बना रहे होते हैं, और वो सर्कल जैसे जैसे बड़े सर्कमफेरेंस में होता जाता है वेलोसिटी बदलती जाती है। जितना वो पॉइंट, जितने वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होंगे उनकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते जाएंगे उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी सारे रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स के लिए लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी चूंकि एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो हम कहेंगे इसकी एंगुलर स्पीड तो सेम होगी ना, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 r2 ओमेगा, vn rn ओमेगा। आप देखो ओमेगा के साथ मैं 1 2 नहीं डाल रहा, क्यों? ओमेगा पूरे के पूरे सिस्टम की एक जैसी है, पूरा रिजिड बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, तो इसका ना ओमेगा सबकी सेम है। तो क्या v1 v2 vn की ये वैल्यूज प्लेस की जा सकती हैं? तो टूल आपके पास इस तरह आ जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इस तौर पे आप लिख सकते हैं कि 1/2 m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वायर, 1/2 m2 r2 ओमेगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जनाबे वाला क्या इसमें से कुछ कॉमन उठाया जा सकता है? 1/2 ओमेगा कॉमन लिया जा सकता है। अब ये जो ब्रैकेट में चीज बच गई, जरा देखो ये है क्या? m1 r1। r1 क्या है? जो एक्सिस से m1 की दूरी थी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपके पास। इसी तरीके से m2 r2 स्क्वायर, यानी r2 m2 मैस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है? r2। तो इस तरीके से आपने ये सारे फैक्टर्स मल्टीपल हो रहे हैं, यानी मैस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जिसे आप कह लो कि आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक का, उस पार्टिकल तक की जो दूरी है उसका स्क्वायर। तो जनाब आपने ये सारे फैक्टर्स जमा कर दिए, 1 से लेकर n तक है, तो आपने इसे mi_ri स्क्वायर कह दिया, और i की वैल्यू 1 से n तक है। इस सारे फैक्टर को मैं i का नाम दे देता हूं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का वो टूल आ गया जो पूरे रिजिड बॉडी की रोटेशन को समझा रहा है। अब इसमें ये जो आई वाला फैक्टर है, ये आपको कैसे पता चला? मैंने जैसे कहा कि मास पार्टिकल का आपने लिया है, उसको मल्टीप्लाई किससे किया है? स्क्वायर डिस्टेंस के साथ, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक का था। ठीक है, इन तमाम प्रोडक्ट्स को जमा कर दिया, तो आपके पास इसे मैंने आई का नाम दे दिया, और इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो आपके पास आई बराबर आ गया समेशन आई, आई की वैल्यू 1 से n तक mi_ri स्क्वायर। अगर आप समेशन ओपन कर देंगे तो इस तौर पे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एज अ होल पूरी रिजिड बॉडी के लिए, यानी वो आपके पास क्या है? फिक्स है। यानी आपके पास इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है पर्टिकुलर रिजिड बॉडी का, क्योंकि आपने समेशन ले लिया ना, और सारे पार्टिकल्स का सम कांस्टेंट रहने वाला है एक पर्टिकुलर रोटेशन के अलावा। फिर जनाब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमें बताता है
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताता है कि आपके पास जो मास है रोटेटिंग बॉडी का वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आने वाले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मेन टॉपिक होगा। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे पास अगला मेन टॉपिक आने वाला है। तो फिर वक्त तो काइनेटिक एनर्जी का टूल बनाना था, इसमें आई को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आई आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये कैसे हासिल होता है कि जब आप मास ऑफ द पार्टिकल और उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका स्क्वायर करके मल्टीपल करते हैं, यानी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आप इसे कह सकते हैं। जब आप ढेर सारे पार्टिकल्स का लेंगे तो हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके सम अप कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।